हेलो। लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि कैसे होगा। स्क्रीन की प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है। ओके। ठीक है। देखो, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल है ना। आवाज आ रही है। ठीक है। ये हम देख रहे थे, मैंने बताया था कि देखो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल होता है ना, इससे पकड़ना मूविंग कॉयल से। मूविंग कॉयल से ये डीसी पे बेसिकली तुम्हारा वर्क, ये हम देखेंगे अभी। देखो इसमें होता क्या है, कहानी समझना। कहानी ये है, आपने मोटर के बारे में पढ़ा है, अच्छा मशीन पढ़ रहे हो आप, जनरेटर मोटर के बारे में शायद पढ़ोगे, चाहे पढ़ रहा हो। वहां पे बेटा आप ये देखते हो कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब किसी धारावाही चालक को, चालक मतलब कोई भी एक तार है, कोई भी एक वायर है, उसका कुछ भी तुमने कॉइल बनाया है, ठीक है, दूसरी कुंडली बनाई हुई है, और वो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो होगा क्या कि मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है? ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बेटा एक पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंटर लगा, वहाँ पे एक पॉइंटर फिक्स है, ठीक है। ये कैसे है सब बताएंगे, जैसे पहले बताया था ना उसी तरह से यहाँ पे। अब समझना बात को, क्या कहता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड का रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, LFR LHR क्या कहता है कि जब भी कोई धारावाही चालक या जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, ठीक है, तो उस पे एक बल कार्य करता है, उस पे एक बल कार्य करता है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं, जैसे ये हमारा फिंगर लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, तो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, जो सेंट्रल फिंगर हमारा, जो मिडिल फिंगर होता है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। ये फोर फिंगर जो हमारा है ये, ठीक है, ये फिंगर जो हमारा ये करंट को बताता है, ये फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और ये जो अंगूठा है ये लगने वाले बल को बताता है, मतलब चालक पर लगने वाला जो बल होता है ये उसकी दिशा को बताता है। तो फ्लेमिंग का जो रूल है वो हम दिशा ज्ञात करने के लिए ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये लग रहा है फील्ड की तरफ, ये करंट की तरह, ये करंट है, सॉरी ये करंट है, ये फील्ड है, ये थ्रस्ट है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन हम यहाँ से निकालते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो अब एक बात को समझना कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, उस पर बल तो लगेगा ना, उस पर एक बल लगेगा। तो यही कहानी यहाँ पे, एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, कुंडली रखी हुई है, तो उस कुंडली पे एक बल लगेगा, कुंडली पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और उस बल के कारण कुंडली जो है जहाँ पे रखा हुआ है उससे लगा हुआ जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है ना, उससे लगा हुआ ये पॉइंटर है, बल लगने से क्या होगा, ये मूव करेगा, ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ऐसे कुंडली पे रखा हुआ है, ये मूव करेगा। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे हमको इसका मान पता चल जाए, कितना आपको मान मिल रहा है, क्लियर है। ये बेसिक सी बात हुई समझने के लिए, बट अब आते हैं एक्चुअल डायग्राम में, क्लियर करता हूँ मैं।
ये देखो बेटा डायग्राम है ये वाला, ये देखते हैं, ठीक है। देखो ये है एक मैग्नेट, ये है एक मैग्नेट का दूसरा पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। पढ़ा है ना इस बात को? नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ये होता है, ये चुंबकीय। इसका मतलब क्या है ना, ये पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल है एक मैग्नेट का। नाम हम बेटा यूज कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जो नेचर में प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोहे के चुंबक जो देखे होंगे जो परमानेंट होते हैं, ठीक है, इनको हम जमीन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हालांकि इनकी क्षमता थोड़ी कम होती है, इनके अंदर जो अट्रैक्शन पावर और रिपल्सन पावर की जो क्षमता है ये कम होती है, नेचुरली हमको प्राप्त की जाती है। मतलब इनके चुंबकत्व को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, ये परमानेंट है, ये स्थायी है, ये फिक्स्ड है। परमानेंट जो हमारा मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, वो कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होगा। परमानेंट मैग्नेट हमने देख लिया, तो बेटा ये है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब बीच में बेटा देखो ये रखो लिखा हुआ है मूविंग कॉइल, ये दिख रहा है, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये है मूविंग कॉइल, ये है बेटा मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल, कॉइल मतलब क्या हुआ? कुंडली हुआ ना, हमने बताया था कॉइल देखो। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल में बताऊं मैं, एजम्पशन बहुत करना होता है, मतलब एजम्पशन, दिमाग से काल्पनिक कल्पना करना होगा, क्योंकि अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। कल्पना, तो आप कॉइल को ऐसे समझते हो सिर्फ, तो सिर्फ ऐसे नहीं कॉइल होता, ये देखने में ऐसा होता है, बनाते हम ऐसा है, ठीक है। आपने कभी पंखे की वाइंडिंग को देखा है? कॉइलिंग होती है, वो कॉइल होता है, ठीक है। तो कॉइल की कल्पना को समझिए, अगर यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉइल ऐसे है, इसके अंदर रोटेशन हुआ है, इस तरह से, ये देख रहे हो ना, इस तरह से इसके अंदर कॉइलिंग की गई है, ठीक है। तो कल्पना को समझिए, अपनी कल्पना को बढ़ाइए, दिमाग की दृष्टि को बढ़ाइए, विजुलाइज करना है यार इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा, है ना। तो हमारे पास क्या है कि मूविंग कॉइल है, ये कॉइल जो है वो मूव कर सकता है। मूव करने का मतलब ये नहीं कि भाग सकता है, ठीक है। मूव करने का अर्थ ये है कि अपने स्थान से ये ऐसे रोटेट करेगा, मूव कर सकता है, समझना। ये है हमारा मूविंग कॉइल, अभी जो फिगर पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ से और यहाँ से ये अपने एक एक्सिस पे ऐसे है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे है, और अपने एक्सिस पे ये इस प्रकार से रोटेट कर सकता है, अपने एक्सिस पे क्या कर सकता है? ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये क्लियर है। तो रोटेशन करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ से भी हमको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट के लिए बेटा देखो यहाँ पे बियरिंग्स, एक सपोर्ट ऊपर की तरफ और एक सपोर्ट नीचे की तरफ, ये है बियरिंग, इसको कहते हैं ज्वेल्ड बियरिंग्स कहते हैं। इसी बियरिंग के मध्य क्या होगा? ये हमारा कॉइल जो है वो घूमेगा, वो रोटेट करेगा। अगर मैं इसको फिक्स करूं, दबा दूं, तो ये नहीं घूमेगा, तो हमको चाहिए कि ये घूमे, स्वतंत्र रहे और सपोर्ट भी रहे। तो हम बियरिंग देते हैं, जैसे पेन की लीफ समझ लो, पेन की लीफ इस प्रकार से रहेगा, है ना, ये इस प्रकार से रहेगा, इसको रोटेट कर सकता है, क्लियर है। इसी पे बेटा जो बियरिंग्स है, इसी पे हमने लगाया है स्पाइंडल। स्पाइंडल से याद आया, स्पाइंडल क्या होता था? ये स्पाइंडल, और इसी स्पाइंडल पे बेटा कनेक्टेड होता था हमेशा हमारा क्या? पॉइंटर, याद करो, स्पाइंडल, और स्पाइंडल घूमता था, और ये हमेशा के लिए फिक्स है, ऐसा हमेशा होगा कि स्पिंडल जो होगा, स्पाइंडल जो होगा, स्पिंडल कह सकते हो या स्पाइंडल कह सकते हो, उसी पे हमारा ये फिक्स होगा क्या? पॉइंटर। देखो बेटा स्पाइंडल यहाँ पे है,
और इसी पे फिक्स है ये हमारा पॉइंटर, है ना, ये पॉइंटर फिक्स है, क्लियर है। और पॉइंटर का देखो क्या लगा है, स्केल लगी हुई है, कैलिब्रेटेड स्केल है ये। इसी स्केल पे हमारा पॉइंटर जब घूमेगा तो हमको मान पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा मान है। और यहाँ पे देखो बेटा स्प्रिंग लगी हुई है, एक स्प्रिंग यहाँ ऊपर है और एक स्प्रिंग देखो ये नीचे है, ठीक है, एक स्प्रिंग ऊपर है एक स्प्रिंग नीचे है। याद करो हम स्प्रिंग का काम कहाँ करते थे, मैंने बता रखा है, याद है। स्प्रिंग का काम हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क और बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद है ना। जब स्प्रिंग घूमेगा तो अपने मुड़ने के बाद वापस पॉइंटर को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए प्रयास करता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा स्प्रिंग होता था, ठीक है। ये है बेटा सॉफ्ट आयरन का कोर, सॉफ्ट आयरन का कोर। सॉफ्ट आयरन मतलब देखो आयरन जो होता है ना कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन उनको हम कहते हैं जो बहुत ही जल्दी चुंबकत्व का गुण प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत ही जल्दी चुंबकत्व का मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी इनके अंदर जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है और वो एक एल्यूमिनियम फ्रेम पे टाइट होता है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसी से ये जुड़ा हुआ है सॉफ्ट आयरन का कोर। अंदर कोर है, ये अंदर वो कोर है और चारों तरफ से देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। और इसके चारों तरफ क्या है बेटा, क्वाइल लगी हुई है, तो मतलब एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, यह एल्यूमिनियम के फ्रेम पे है और चारों तरफ से हमने एक क्वाइलिंग कर दी है, एक बाइंडिंग कर दी है। मैं फिर से इस फिगर को ऊपर समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से क्लियर कर दिया। आप देखो ये सॉफ्ट आयरन है, यहाँ पे देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है और इसके नीचे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी क्या है, बाइंडिंग चारों तरफ से, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो अंदर से स्ट्रक्चर है बेटा, ओरिजिनली देखने में कैसा लगेगा, हम जब ये करते हैं ना, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे ये है, यही समझ लो, जैसे ये है, ठीक है, ये दिखने में ऐसे ही होगा, ठीक है, ये दिखने में ऐसे ही होगा, बट हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो अंदर से कुछ इसी प्रकार से होता है। इस हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंटर दिख रहा है, ये स्केल दिख रहा है, ये स्केल दिख रहा है और एक ये पॉइंटर दिख रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्टली है क्या कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारी काम कर रही हैं जो हमें दिखता नहीं है, बट एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसे दिखाई देगा, ये सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे सारे के सारे सब ऐसे मीटर वोल्ट मीटर ऐसे ही होते हैं एनालॉग वाले। बट आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर दिखाई दे रहा है। इमेजिनेशन करो, ये जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है ना, ये वही पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है ये, और जो स्केल दिखाई दे रहा था ना बेटा वो ये स्केल है। बाकी तो इसके नीचे अंदर है ना, पता ही नहीं चल रहा होगा आपको, ऐसे ये डब्बे के अंदर ये है ऐसे पैक्ड है, आपको क्या पता चल रहा है क्या है, बस हमको ये दिखाई दे रहा है बाहर से, एक पॉइंटर और एक डिफ्लेक्शन स्केल है, ठीक है। यहाँ से देखो एक फिगर ये बना हुआ है, इसको समझो, यहाँ से कुछ समझ में आया। देखो ये क्या है, स्केल है, ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है, ये हमारा पॉइंटर है, तो यहाँ से ये सब अटैच्ड है, स्प्रिंग कंट्रोल कंट्रोल जो भी है, इसको ध्यान समझ लेना, क्लियर हो जाएगा। चलो अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, इतना बहुत है समझने के लिए। देखो नाम से क्लियर है, परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मतलब कि स्थायी चुंबक होना चाहिए, तो स्थायी चुंबक हमको मिल गया। एक मूविंग कॉइल होना चाहिए, हमको मूविंग कॉइल मिल गया। अब क्या, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ कंस्ट्रक्शन को, छूट गया हो तो या आ जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट व्हिच इज स्टेशनरी। एक परमानेंट मैग्नेट होगा जो स्टेशनरी हो, स्टेशनरी मतलब कि स्थिर होगा, तो स्थिर है, क्यों, ये नॉर्थ और साउथ पोल स्थिर तो है, ये तो घूम रहा है, ये तो स्थिर है, ठीक है। सेकेंड है
The moving system consists of a spindle attached to a rectangular aluminum frame. A coil made up of a thin copper wire is wound over the frame. The current to be measured is passed through this coil. जो बताया उसी को इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। क्या लिखा है कि जो स्पाइंडल होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम के फ्रेम से अटैच्ड होगा। भैया जो एल्यूमिनियम का फ्रेम था ना, ये जो फ्रेम था इसी से कह रहा है कि हमारा अटैच्ड होगा क्या, स्पाइंडल। भैया ठीक है ना, ये स्पाइंडल अटैच तो है इससे, देखो। और ये कह रहा है कि जो हमारा कॉइल होगा तो कॉपर की कॉइल हम यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो होती है करंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है, करंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है कॉपर की। तो हम कॉपर का क्या किए हैं, वायर लिए हैं और हमने चारों तरफ से इस फ्रेम के चारों तरफ से हमने वाइंडिंग कर दी है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये इसके चारों तरफ से ये जो वाइंडिंग हो रखी है, ये जो ये वाला ये जो वाइंडिंग हो रखा है, इसके चारों तरफ से वाइंडिंग कर रखा है, ये चीज़ तो यही लिखा है। और इस प्रकार से ये है कि जो करंट हमें मेजर करनी है वो इस कॉइल के थ्रू पास करेगा। इसके थ्रू, इस कॉइल में करंट हमारा, जैसे करंट हमारा आई है, ठीक है, ये इसमें हमें मेजर करना है, इसके थ्रू पास करेगा। अब समझना बात, क्या हम जब करंट का मान बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा? यही पे पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम करंट का मान बढ़ाएंगे तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का चुंबकीय प्रभाव है, जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उसका मान बढ़ेगा? बताइए। नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, स्थायी चुंबक है। स्थायी चुंबक में करंट का मान बढ़ाने से या वोल्टेज का मान बढ़ाने से चुंबक के चुंबकत्व पे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे मूवी कारण में हमने पढ़ा था, हम क्या कह रहे थे कि हमने, याद करो वहाँ क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं बताने की मैं जल्दी बता सकता था, बट मेरा थोड़ा सा सवाल मानना ये है कि मैं कंपैरिजन करके बताऊँ आपको, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। हमने ये बताया था ना बेटा, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है एच, ठीक है। और आई क्या है, करंट है। तो हम वहाँ क्या कहते थे कि करंट का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्थायी चुंबक नहीं था, वो विद्युत चुंबक था, इलेक्ट्रोमैग्नेट था। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, मतलब करंट के द्वारा ही उसको बनाया गया था उस चुंबक। वैसे कोई चुंबक हमने इस्तेमाल नहीं किया था मूविंग आयरन में, हमने कुछ चुंबक का इस्तेमाल नहीं किया था, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे थे। फैराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे थे। मतलब एक हमने कुछ लिया कंडक्टर, चारों तरफ से इसके कॉइल लगा दिया और करंट का फ्लो कराया, तो यहाँ चुंबक पैदा हो गया, चुंबकीय गुण यहाँ चारों तरफ आ गया। ये हम बना रहे थे। बट यहाँ पे क्या अंतर है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को बनाना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट ले रखा है, इसलिए करंट का मान हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए, फिर क्या कहता है कि the soft iron core is placed in the space within the aluminum frame। वही है कि सॉफ्ट आयरन का पीस जो है इसमें रखा गया है। Two spiral springs are mounted on the spindle to produce controlling torque। and the purpose इसका क्या होता है, वही मैंने जो बताया कि देखो ये जो स्पाइंडल पे कनेक्टेड है, स्पाइंडल है ना, ये स्पाइंडल घूमेगा, ये स्पाइंडल हमारा, सॉरी स्पाइंडल ये है। ये स्पाइंडल से क्या है, एक ऊपर स्प्रिंग है, एक नीचे स्प्रिंग है, और स्प्रिंग, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये कह रहा था कि जो हमारा स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग का जो मेन काम होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करना है। ये कंट्रोलिंग टॉर्क को बेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करेगा। और ये किस पे फिक्स्ड है, ये एक बियरिंग पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हमारा बियरिंग जो है ऊपर की तरफ है
और ये बियरिंग जो है हमारा नीचे की तरफ, तो बियरिंग पे फिक्स्ड है। ऐसे ये हमारा कॉइल है, ये ऊपर से बियर मैंने बताया ना ऐसे फिक्स्ड है। और ये कह रहा है कि लास्ट पॉइंट की जो पॉइंटर है वो माउंटेड है स्पाइंडल पे, मैंने बता चुका हूँ कि जो पॉइंटर होता है वो स्पिंडल या स्पाइंडल पे ही कनेक्टेड होता है ना, ये सब बता दिया है। और मिरर इज प्रोवाइडेड बिलो द स्केल टू अवॉइड द पैरालैक्स एरर, तो फिर ये मैं बता चुका हूँ आपको कि पैरालैक्स एरर क्या होता है। इससे पैरालैक्स एरर मैंने बताया, जैसे मान लो आप सामने इसको देख रहे हो, ये कोई स्केल है, उसका पॉइंटर है, ये ऊपर स्केल है, ठीक है, आप सीधे देखोगे ना स्ट्रेट लाइन ऑफ विजन ये है, कुछ और मान दिखेगा, आप इधर से देखोगे ना तो कुछ और मान दिखेगा, आप साइड से देखोगे तो कुछ और मान दिखेगा। तो जैसे ये हमारे पास ये सब देखो, जैसे ये वाला देखो ना यहाँ पे, ठीक है, ये कितना है, इसको देखो इस लाइन को, अगर आप सामने से देखते हो तो कुछ और दिखाई देगा, थोड़ा सा इधर से देखोगे तो कुछ और दिखाई देगा, और लेफ्ट और राइट से अलग अलग देखोगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो इससे जो एरर प्रोड्यूस होता है, जो मान वास्तविक मान से जो कुछ कमी या ज़्यादा आता है, उसी को बोलते हैं पैरालैक्स, पैरालैक्स एरर, ठीक है। तो ये पैरालैक्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि जो हमारा स्केल है, स्केल के नीचे हम शीशा लगाते हैं, मिरर लगा देते हैं, ठीक है, कि जो मान हमारा है वो शीशे पे उसका प्रतिबिंब दिखाई दे। जैसे मान लो ये है, और जैसे ये सपोज हमारा स्केल ऐसे घूम रहा है और नीचे हमने मिरर लगा दिया है, तो मिरर जब लगा दिया हमने, तो ये जो मान है ना, आप चाहे किधर से भी देखोगे, शीशे के ऊपर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस स्केल का, वो तो नहीं बदलेगा ना। तो ये एक तरीका है अवॉइड करने का या रिड्यूस करने का पैरालैक्स, ठीक है। और बाकी कहानी तो मैंने आपको बता दी। एक और डायग्राम बहुत अच्छा है समझने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ये बीच में देख रहे हो कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, और इसी कॉइल पे कनेक्टेड है स्पाइंडल, स्पाइंडल से कनेक्टेड है पॉइंटर, और ये है हमारा स्केल, ठीक है, ये हमारा स्केल। चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऊपर स्प्रिंग है, नीचे स्प्रिंग है, बात समझ में आ जानी चाहिए इसमें क्या है, क्लियर है। डायरेक्शन चेंज हो गया इसमें, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब देखो कंस्ट्रक्शन देख लिया, ठीक है, वर्किंग पे आते हैं। देखो वर्किंग क्या है, वर्किंग बेटा ये है, यही समझा देता हूँ। देखो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मान लो इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, दैट इज आई, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें कॉइल में, एक कॉइल है, समझ लो ये कॉइल है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, मतलब करंट का डायरेक्शन देख लो ऐसे है, करंट ऐसे गई और ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, इसमें ऐसे करंट लगातार जा रही है और ऐसे बह रही है अंदरूनी तौर पे, ठीक है, ऐसे करंट लगातार बह रही है, इधर गई इधर गई इधर गई, ठीक है। तो इसको आप रिड्यूस कर लो, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन देखो, यहाँ ऊपर है और यहाँ से नीचे है, इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रही है कॉइल में, और ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ पोल में, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कॉइल रखा होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है, तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स का मान क्या होता है, F बराबर B I L, F बराबर B I L, L क्या है, चालक की लंबाई, देखो ये L लिखा हुआ है ना, चालक की लंबाई। तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण इस कुंडली में एक बल लगेगा, दैट इज F, और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B जो है, लिख दे रहा हूँ,
भी जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये राइटिंग थोड़ी इस पे अच्छी नहीं बन पा रही, आप थोड़ा सा मैनेज करना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नोट्स पे इसको लिखते चलना। मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बी, आई क्या है, जो करंट हमको मेजर करना है, दैट इज करंट, ऑपरेटिंग करंट। एल क्या है, चालक की लंबाई, तीनों मिल गया ना, तीनों पता है, तो उस पर बल लगेगा। और बेटा जब बल लगेगा तो बल लगने के कारण क्या होगा, हमारा स्पाइंडल रोटेट करेगा, स्पाइंडल घूमेगा मतलब क्या, पॉइंटर घूमेगा, और जब पॉइंटर घूमेगा तो हमको ये एक मान प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्लियर है। लिखने में आप ऐसे ही लिखोगे, क्या, मैं पढ़ दे रहा हूँ, द करंट ऑफ टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू द मूविंग कॉइल वाया कंट्रोलिंग स्प्रिंग। मतलब जिस करंट को हमको मेजर करना होता है, मापन करना होता है, वो मूविंग कॉइल के द्वारा स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा मूविंग कॉइल में प्रवाहित होता है। मतलब मूविंग कॉइल में प्रवाहित हो रहा है करंट, ठीक है। और करंट कैरिंग जो मूविंग कॉइल है वो चुंबकीय क्षेत्र में है, और अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टॉर्क लगेगा। मैं टॉर्क इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ फोर्स बोल रहा था, जब हम किसी एक्सेस की बात करते हैं ना, जैसे बल लगने का मतलब क्या हुआ, इस पे मैंने बल लगाया तो ये घूमेगा, चल रहा है, ये हो गया बल। टॉर्क मतलब क्या, इसके हमने इसको फिक्स कर दिया, तो इस पे जो बल लग रहा है, जिससे रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है ना, एंगुलर टॉर्क। तो एंगुलर फोर्स भी टॉर्क है, तो टॉर्क लगेगा, और कॉइल हमारा मूव करेगा, जिससे हमारा पॉइंटर भी क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर को अपना मान। हम क्या करते हैं, इसमें एडी करंट डैम्पिंग मेथड प्रोवाइड करते हैं। जैसे वहाँ पे हम मूविंग आयरन में एयर चैम्बर मेथड यूज कर रहे थे, याद है, एक पिस्टन हुआ करता था, और वो एयर चैम्बर में होता था, और उसमें जब मूव करता था तो धीरे धीरे हम डैम्पिंग प्रोवाइड, अवमंदन जिसे हम कहते थे, वो प्रोवाइड करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम प्रोवाइड क्या करते हैं, यहाँ पे हम एडी करंट मेथड को प्रोवाइड करते हैं डैम्पिंग के द्वारा। वो मैंने बता रखा है आपको, एडी करंट डैम्पिंग क्या होता है, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है उसको। और टॉर्क इक्वेशन जो बेटा यहाँ बन के आती है, वो वही आती है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एक्सप्रेशन आएगा, आप जो उस कॉपी पे लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि फोर्स जो है ना, आप देख रहे हो ना, ये फोर्स बी आई एल था ना, तो प्रोपोर्शनल टू क्या था, आई था ना। या मैं कह सकता हूँ कि फोर्स की जगह मैं टॉर्क ले लूँ, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह सकता हूँ, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसी वजह से हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो टी डी हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है, यही तो है, कह सकते हैं ना, ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए बेटा हम क्या यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग। और हमको पता है कि टीसी जो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, जो स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, और ये जो कोण बनाएगा उसी कोण को वो कंट्रोल करता है, दैट इज थीटा। क्लियर है, क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, जब कोई मान हमको मिलना होता है, तो टी डी बराबर क्या होता है, टीसी होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। बेटा ये लिखना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, डिफ्लेक्शन एंगल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट टू बी मेजर्ड। मतलब जो डिफ्लेक्शन एंगल हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे पहले शून्य पे था, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। मतलब जैसे जैसे इसका कोण बढ़ेगा ना, वैसे वैसे करंट का मान बढ़ेगा, या ऐसे करके जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोण बढ़ेगा, और कोण बढ़ेगा तो हमको मान शो करेगा, ठीक है। जैसे ये समझो,
जैसे यही है ना, जैसे जैसे ये मान बढ़ेगा बेटा, अभी एंगल इतना है, फिर ये एंगल यहाँ होगा तो मान यहाँ मिलेगा, फिर कुछ एंगल यहाँ होगा तो मान यहाँ मिलेगा, समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा था? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमने ये देखा था कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था, और यहाँ पे जो थीटा है प्रोपोर्शनल टू आई आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर करंट का मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और करंट का मान निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब कि हमारा निगेटिव का स्क्वायर वहाँ पे हो जाता था, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा करंट का मान। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, थीटा प्रोपोर्शनल टू जो आई है, यहाँ से कह सकते हैं यह सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डीसी पे करेगा। ठीक है, चलो अब कुछ इसके मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा इसको देख लो, हालांकि क्लियर होगा आपको, बट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, अच्छा, इसको परमानेंट मैग्नेट का जो हमारा वो है ना, ठीक है, देखो जो परमानेंट मैग्नेट है, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेट है ना, तो वो क्या है कि हमारा मैग्नेट अगर इफेक्ट करे, क्योंकि मैग्नेट आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आप किसी आग में ना परमानेंट मैग्नेट को डाल दो तो उसकी जो चुंबकत्व गुण जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, और किसी हाइट से फेंक दो तो भी उसका चुंबकत्व का गुण जो है वो समाप्त होने लगेगा, मतलब चुंबक अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। तो इससे क्या होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, वो टेम्परेचर के द्वारा जो उसका इफेक्ट है वो वीक हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बुराई है इसकी, जिसमें एरर्स आते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के साथ भी यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्प्रिंग भी मेटल का बना होता है, तो ये भी एलॉय का बना होता है, उसके साथ होती है। ठीक है, तो ये इसके साथ पॉइंट्स हैं। मेरिट क्या क्या इसके साथ है कि यूनिफॉर्म स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर कंजम्पशन बहुत लो है। क्यों लो है? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ करंट मेजर कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना रहे हैं, तो करंट का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर कंजम्पशन हमारा कम है। ठीक है, टॉर्क और वेट का जो रेशियो होता है, जैसे टॉर्क और वेट, जैसे मैं बता, जैसे मान लो टॉर्क लग रहा है टी, और जो इंस्ट्रूमेंट का वेट है वो डब्ल्यू है, इसका जो रेशियो होता है ना, हमेशा हाई होना चाहिए। हाई मतलब ज्यादा, टॉर्क का मान वेट से ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लो मैं एक सिंपल सी बात करूं, तो मेरे पास ये वेट है और इस पर टॉर्क लग रहा है, उसका वेट ज्यादा होगा तो क्या इस पर टॉर्क प्रभावी होगा? मतलब इस पे कुछ फर्क ही नहीं कर पाएगा ना, वो फोर्स नहीं लगा पाएगा, फोर्स तो लगा, वर्क नहीं कर पाएगा। बट अगर ये इसका वेट कम है और मैं फिर टॉर्क लगाऊं या बल लगाऊं, तो ये रोटेट करेगा या ये घूमेगा। तो यही कहने का मतलब है कि टॉर्क और वेट का रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। टॉर्क हमेशा यानी बलागुण हमेशा ज्यादा होना चाहिए, और वेट जो है मशीन का, इंस्ट्रूमेंट का, वो कम होना चाहिए। बात कुछ समझ पा रहे हो? कोरिलेट करना। तो ये इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है बेटा, कि ये सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई पे काम करता है, मतलब डीसी, हम डीसी की सप्लाई पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मोर देन, इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है, मतलब इसकी जो लागत आती है, कॉस्ट होता है, वो ज़्यादा होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, और इसमें एरर भी ज़्यादा होता है, इसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है, मूविंग आयरन इससे अच्छा माना जाता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो इससे अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि हम बोथ एसी और डीसी के लिए भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा, यहाँ तक कोई क्लियर अगर नहीं है कोई पॉइंट आप बताना। ठीक है, वीडियो समझो, एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हो, क्लियर तो आपके हाथ में है, बट देखो। ठीक है, वीडियोस को देखो, वीडियोस को समझो, है ना? ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो।
नोट्स आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक गाइड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, चलिए तो फिलहाल क्लास को क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।